हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए DLED का जो क्लास 5 होगा, क्लास 4 तक हो चुका था, आज 5 नंबर होगा क्लास। तो उसका जो जीके का जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये पहला का प्रश्न है आपका। जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न बताएंगे और चलते रहेगा यह क्लास पूरा साल तक। तो आप मेहनत कीजिए और आपका रंग ज़रूर लाएगा, मेहनत कीजिएगा तो। और इसका नोटबुक बना करके उसको अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जो स्टॉप एक्ट था ये किस वर्ष पारित हुआ था, प्रश्न ये है। तो स्टॉप एक्ट जो पारित हुआ था 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में किंग जॉर्ज के तहत। आप याद रख लीजिएगा इसको, किंग जॉर्ज तृतीय, ये तृतीय है, यानी किंग जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा स्टॉप एक्ट पारित हुआ था। इसने अमेरिकी उपनिवेशों में सभी कागजात और आधिकारिक दस्तावेज पर कर लगा दिया था। यानी कि स्टॉप एक्ट जो था, स्टॉप एक्ट, इसने अमेरिका का मतलब जितना भी उपनिवेश था और सभी कागजात जितना भी था और आधिकारिक दस्तावेज जो था सभी पर क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। कर का मतलब टैक्स लगा दिया था। क्या लगाया था? टैक्स। तो आप इतना तक याद रख सकते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से चलते हैं कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है। यानी कि ये लोनार झील जो है ये भारत में स्थित है। वही कहता है कि भारत में स्थित है, तो ये किस प्रकार की झील है बताइए। गोखुर झील है या क्रेटर झील है? तो क्रेटर झील है। कैसा झील है? क्रेटर झील है। जो लोनार झील है ये किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। आप याद रख लीजिएगा। और ये क्रेटर झील है, अब कहाँ पे है, ये किस राज्य में है? तो ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब कहाँ पे है? तो बुल क्या लिखा हुआ है? बुलढाणा जिले में है। बुलढाणा, छोटकी अड़ो बुदंतनों में आका, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। और यह खारे पानी की झील है। कैसी झील है? ये लोनार झील जो है खारे पानी की झील है। आप ये इसको भी याद रखिएगा, खारे पानी की झील, यानी कि ये खारे पानी की झील है। लोनार झील जो कैसी झील है? खारे पानी की झील है। उसके बाद इस झील का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था उल्फा, यानी उल्का, जो उल्का पिंड होता है ना, उल्का पिंड गिरने, यानी कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने के कारण, पृथ्वी से टकराने के कारण इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि लोनार झील का निर्माण जो हुआ था, उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ था। यानी लोनार झील का निर्माण हुआ था। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। यानी किस भाग में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। अब मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है, तो इसका चर्चा किया गया था संविधान के भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। भाग 4 के अगर जो पूछेगा तो कौन सा खंड में? तो खंड क में। तो इसको याद रखिएगा कि भाग 4 के क में, क को ए भी कहा जाता है, यानी क, ये तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है।
और कुल मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। कितना है? 11 है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। इसको सरदार सुवर्ण सिंह समिति के अनुरोध पर, यानी कि सरदार सुवर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इनको जोड़ा गया था। आप इनको भी याद रख लीजिएगा, हम पीछे लिख देते हैं। देखिए क्या लिखे अभी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति, सरदार सुवर्ण सिंह समिति जो कि सरदार सुवर्ण सिंह समिति के तहत कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में हुआ था। 1976 के तहत इनको जो क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद भी हम लिख देते हैं। अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। और भाग कौन सा था? भाग 4 में। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है और भाग किस में? भाग 4 में। तो यहाँ तक आप याद जरूर रख लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मौलिक कर्तव्य का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य की जिक्र किया गया है। इनको किस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान में इसको जोड़ा गया? तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 के क में इसको जोड़ा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। यहाँ तक आप रख लीजिए। अच्छा, यह मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया था? ये आप बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया। कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि किस देश के संविधान से ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जिसको NCBC कहते हैं, तो उसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 2018 ईस्वी में। कब? 2018 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ है 1992 में। कब? 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ है। 1992 में नहीं हुआ, 1993 में, सॉरी गलती हो गया। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ। तब जा कर के 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन आप समझ लीजिएगा। संशोधन यानी 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित हुआ था। कब? 2018 में। तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत इस उद्देश्य को अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, अनुच्छेद 338 के बी में, किसमें? भाग बी में, यानी कि बी खंड में इसको रखा गया था, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, इनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2018 में इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए पीछे बैकग्राउंड में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ। तो इसको संवैधानिक दर्जा तो 2018 में दिया, ये ठीक है, पर कैसे दिया? कौन सा संशोधन के तहत? तो संविधान का जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उनके तहत ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और इसको कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है, यानी ऐड किया गया है, यानी ये NCBC को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, तो अनुच्छेद 338 के बी में,
किसमें, अनुच्छेद 338 के बी खंड में इसको रखा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। यानी कि मानचित्र की दूरी को, जो मानचित्र होता है यानी नक्शा, मैप जो होता है, उनके जो बीच की दूरी होती है उनको मापने, जो मापाता है उसको, जो मापता है उसे क्या कहते हैं। यानी मानचित्र की दूरी को जो मापने की जो इकाई होती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंश। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि मानचित्र की दूरी को मापने वाले को जो होता है उसको अंश कहा जाता है। और ये अंश हमेशा कितना होता है, ये अंश हमेशा एक होता है। कितना, एक होता है। तो आप याद रख लीजिएगा, अंश हमेशा कितना होता है, एक। और हार का कोई तो गारंटी नहीं कि हार कितना होगा, यानी अंश बटे हार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये क्वेश्चन रिपीट है लगता है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, जो कि ये कहाँ पे है, यही पूछा है। कुद्रेमुख जो है ये महत्वपूर्ण एक लौह अयस्क की खदान है, यानी लोहा की खदान है। लेकिन ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन सी है। अच्छा, कर्नाटक के कहाँ पे है ये अब बताइए। तो कर्नाटक के जो चिकमंगलूर जिला है, कौन सा जिला, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिले में, किस जिले में है, चिकमंगलूर जिले में, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में ये कुद्रेमुख लौह अयस्क स्थित है। आपको याद हो चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है कि चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो हम ये भी प्रश्न बताए थे कि चीनी उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो चीनी उत्पादन करने में वही राज्य आगे होगा जिस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता होगा। तो देखिए, गन्ना उत्पादन करने में सबसे आगे जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो चीनी उत्पादन करने में भी सबसे आगे कौन सा राज्य रहेगा, उत्तर प्रदेश ही रहेगा। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, तो चीनी भी वहीं उत्पादन होगा, क्योंकि चीनी तो गन्ना से ही उत्पादन होता है, बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। यानी कहता है कि स्वतंत्र यानी स्वतंत्र रूप से, और निष्पक्ष यानी कि बहुत अच्छा से, यानी कोई अथी नहीं। तो निष्पक्ष चुनाव कराने की, साफ यानी कि चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होगी, चुनाव आयोग की होगी। यानी कि जो चुनाव कराने का जो जिम्मेवारी होगा, जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया होता है सब कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। किसने, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये, अच्छा, ये चुनाव आयोग जो था ये कैसा निकाय है, ये संविधान में है या नहीं है, ये बताइए। देखिए, जो भी मतलब अथी संस्था संविधान की, मतलब उसका संविधान का अगर जो भाग होता है तो वह संवैधानिक निकाय कहलाता है। अगर संविधान का भाग नहीं होता है, यानी संविधान का पार्ट नहीं है, तो वह असंवैधानिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हैं। असंवैधानिक निकाय बोलिए या तो गैर संवैधानिक निकाय बोलिए, तो ये होता है। लेकिन चुनाव आयोग का तो चर्चा संविधान में किया गया है, वो भी कौन सा अनुच्छेद में, तो देखिए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में संविधान में क्या किया गया है, चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है। इसलिए तो ये संविधान का भाग है, इसका मतलब ये संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो ये अस्थाई निकाय भी है और एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अस्थाई है, कभी ये चेंज नहीं होता है, हमेशा के लिए है चुनाव आयोग। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन सभी ने मिल करके जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी रखती हैं। कौन रखती हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो मुख्य चुनाव
चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त कितना होता है, तो 3 व्यक्ति होता है, यानी 3 गो मुख्य चुनाव आयुक्त और कितना, नहीं गलत हो गया, एगो जो है अन्य, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त, कितना, एगो, इधर लिखते हैं, जैसे एक जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन सा है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, और 2 गो जो है अन्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त, 2 गो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 गो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयुक्त में कितने व्यक्ति हैं, 3 है, कितना, 3 व्यक्ति। यानी इन तीनों को मिला करके जो भी लगता है कि इस चीज़ ऐसा मतलब स्वतंत्र चुनाव होगा या निष्पक्ष होगा, अच्छा रहेगा, तो ऐसा करता है। और जो राजनीतिक दल जो होता है उसको जो चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है, जैसे किसी को कांग्रेस को दिया तीर छाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ का पंजा छाप। उसके अलावा बीजेपी को दे दिया कमल फूल छाप। यानी कि अब वार्ड सबका भी अगर जो चुनाव होता है, यानी कि मुखिया सबका, तो उसमें भी देखिएगा कि चुनाव चिन्ह दिया जाता है। यानी कि जो भी चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया होती है वो भी चुनाव आयुक्त का ही होता है, यानी कि चुनाव आयोग का होता है। किसका, चुनाव आयोग का। चलिए, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ... का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी किसका मानना था, यहाँ पे किसका भर दीजिए, तो किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित, यानी राज्य और समाज के स्थापित के लिए पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो यह कंजर्वेटिव का मानना था। हम ये क्वेश्चन आपको बता चुके थे। कंजर्वेटिव का मतलब होता था रूढ़िवादी। क्या होता था, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित के लिए पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि 1815 ईस्वी में हम बताए थे कि नेपोलियन की क्या हुई थी, नेपोलियन की क्या हुई थी, हार हो गई थी। अब हारने के बाद यूरोपीय सरकार का जो रूढ़िवादी भावना थी वह प्रेरित हो गई। उसके बाद कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित के लिए पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जून 1992 ईस्वी में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में ... में, यानी ब्राज़ील में फिर कहाँ पे 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। यानी 1992 में, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बिल्कुल पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के कहाँ पे हुआ था, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ के, तो ब्राज़ील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। तो वहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील के कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। उसमें भी 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। 100 से भी ज़्यादा देशों ने क्या लिए थे, भाग लिए थे। आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। आप इससे और भी जान सकते हैं कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, देख सकते हैं। तो दूसरा हुआ था कब, दूसरा हुआ था 1997 में, क्योंकि 5-5 साल पे होता था पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन की अवधि थी 5 साल की। उसके बाद हुआ था 2007, 5, 12 यानी कि 2 में, कितना, 2 में। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा जो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे, नहीं, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, आप याद रख लीजिएगा। और तीसरा जो हुआ था यूरोप में, कहाँ पे, या न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। 11 नंबर प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में जो कहेंगे, इसका नाम होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय,
मॉनेटरी का मतलब मुद्रा और फंड का मतलब कोष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। यह वाशिंगटन डीसी पता है कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी स्थित है। इसको हम USA भी कहते हैं, यानी कि USA कहा जाता है। किसको? अमेरिका को कहा जाता है USA। यह जो है संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। IMF जो है संयुक्त राष्ट्र की एक वित्तीय एजेंसी है। ये क्या है? एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1944 में हुआ था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे, यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे 1944 में इसका स्थापना हुआ। लेकिन इन्होंने कार्य जो करना का स्टार्ट किया था तो 1945 से किया था। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना कार्य करना कब शुरू किया? तो 1945 से। और इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे 1944 में। अब यहाँ तक याद कर लीजिए। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और इसी समय एक और बैंक का स्थापना हुआ था। अब कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो एगो था ही, और एगो कोई बैंक था, वो भी बैंक जो है अमेरिका का है। तो उस बैंक का नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है? विश्व बैंक। यानी कि विश्व बैंक का गठन भी कब हुआ था? 1944 में, और वो भी काम करना स्टार्ट किया था 1945 में। ठीक, आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब 12वां प्रश्न है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? यानी किस बात से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में जो लोकतंत्र है उनकी जड़ जो है वो गहरी है। गहरी मतलब मजबूत है। किस बात से ये स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होने वाला है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो ये किस बात का स्पष्ट है? बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। इससे पता तो नहीं चलेगा नालंदा के विश्वविद्यालय से, बिहार में मंदिर की दार से ये सब नहीं होगा। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, यानी प्राचीन काल से, नालंदा से भी पहले प्राचीन काल से, यानी वैशाली का जो लिच्छवी गणतंत्र है उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो वो गहरी हैं। क्या है? गहरी हैं। किससे? वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र। अब इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, क्या है ये? तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता था। यानी कि वैशाली का जो लिच्छवी था, लिच्छवी एगो थी, तो उनका जो गणराज था विश्व का प्रथम गणराज माना जाता है, जो कि वज्जी संघ की राजधानी भी थी। यानी कि उस समय जो था वज्जी संघ, वज्जी मतलब 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसमें से एगो वज्जी था। तो महाजनपद, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ? वज्जी ऐसे होता है। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। कहाँ पे? वैशाली। तो वैशाली की एगो व्यक्ति थी, एगो महिला, जिसका नाम था लिच्छवी गणतंत्र। इसीलिए वहाँ से पता चलता है कि बिहार क्या है? लोकतांत्रिक मतलब कि जड़ें से गहरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कोयला का जो है सबसे आगे उत्पादन करने में कौन राज्य है? तो कोयला का उत्पादन राज्य है कौन? झारखंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? झारखंड। यानी कि 2021 डेस मार करके 22, इसका आंकड़े ने बताता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। अच्छा, 2021-22 ईस्वी में उत्पादन राज्य जो है यहाँ पे बता रहा है कि छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। तो अभी तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का चर्चा हो रहा है, तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है कोयले का उत्पादक राज्य। कहाँ है?
छत्तीसगढ़ है। जबकि भारत में सर्वाधिक कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र के दामोदर घाटी के झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है, इसलिए झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी कोयला का भंडार है, पर छत्तीसगढ़ में तो कोयला का भंडार है ही, पर उससे भी ज़्यादा जो है झारखंड के जो दामोदर घाटी का जो गोंडवाना समूह है वहाँ पे कोयला का भंडार है। और ये गोंडवाना समूह का जो निर्माण हुआ था कोयला का लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ था। आप याद रखिएगा कि झारखंड का जो है गोंडवाना समूह, कौन सा समूह, गोंडवाना समूह, ये कोयला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे लिख देते हैं गोंडवाना समूह जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण जो हुआ था 20 लाख पूर्व, यानी कि 20 लाख वर्ष, यहाँ पे वर्ष होगा, वर्ष पूर्व पहले ये गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हो चुका था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि रौलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, यानी कि रौलेक्ट जो कानून था वो क्यों लाया गया था, बताइए। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, यानी कि आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसके प्रवेश के लिए लाए गए थे। तो कि उसके बाद क्रांतिकारी गतियों पर अंकुश लगाने के लिए, उसके बाद है कालाबाजारी रोकने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए नहीं और करने के लिए लाया गया था। चलिए ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधि थे, यानी भारत के जो भी क्रांतिकारी नेता थे उनके ऊपर क्या लगाने के लिए, अंकुश मतलब आरोप लगाने के लिए, यानी कि आरोप लगाने के लिए यह कानून लाया गया था। यह कानून कब लाया गया था रौलेक्ट एक्ट, तो ये लाया गया था 1919 में। कब, आप याद रखिएगा, 1919 में रौलेक्ट एक्ट लाया गया था। इस कानून के द्वारा किसी भी मतलब व्यक्ति को बिना कसूरी का उसको पकड़ लिया जाता था, बिना मुकदमा का उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, मतलब बिना केस का भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उनके ऊपर किसी प्रकार का अपील, न दलील, न कोई कानूनी कार्रवाई किया जा सकता था। इसीलिए इसको कहा जाता था बिना वकील और बिना दलील का कानून। यह तो काला कानून। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम, कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी ऐसा कौन सा फसल है जो कि भोजन भी के यूज में होगा और चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा फसल है जो कि दोनों मतलब चीज़ में यूज होगा, तो बताइए वो आपका हो जाएगा कौन सा। यहाँ पे ज्वार तो दोनों में यूज नहीं होगा, गेहूँ तो भी नहीं होगा, भोजन में आ जाता है चाय, मक्का हो जाएगा जो कि आप खा भी सकते हैं उस समय और गाय को भी खिला सकते हैं। मक्का यहाँ पे आंसर होगा, क्या होगा, मक्का। क्योंकि जब मक्का जिस समय खाते हैं, जिसको भुट्टा कहते हैं, उस समय खाते हैं तो उस समय गाय को भी खिला सकते थे, पर गेहूँ तो पक जाएगा तो हम ही खा सकते हैं, मानव भी खा सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, और मक्का का जो रोटी भी है वो दोनों खा सकता है, मानव ने भी और गाय सब ने भी। तो रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो थे मार्टिन लूथर थे। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के। यानी कि रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले ये अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन है। कहाँ से, अमेरिका से। यानी अमेरिका में जो रंगभेद की नीति थे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन आवाज़ उठाया जिसने वो मार्टिन लूथर थे। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब इनमें से कौन, कहता है कि इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे व्यक्ति है जो कि कोल विद्रोह में शामिल था, बताइए। तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1800, ये कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 और 32 इस समय में कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में। कहाँ पे, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। और ये जनजातियों ने, यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र के जनजातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। और इसका नेतृत्व जो किया था कोल विद्रोह का, वो किया था बुद्धो भगत। किसने, बुद्धो भगत। तो यही आंसर पूछा आपसे कि कोल विद्रोह में शामिल था कौन, रानी ये सब चूड़ा पूरा नहीं है, यह बुद्धो भगत। तो कोल विद्रोह के बारे में सारा चीज़ बता दिए। कोल विद्रोह का वो 1831-32 में छोटा नागपुर के पठार में
ये छोटा नागपुर भी आपका झारखंड में पड़ेगा। तो नेता थे कौन? बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की प्रतिशत, यानी विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? यानी विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने भारत में रहती है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या पढ़ेंगे हम। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन स्थान है? बताओ। तो दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पर अभी जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उनका तत्कालीन कारण क्या था? तो उनका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फिनलैंड की बोस्निया की राजधानी सेरेवा में 18 जून 1914 ईस्वी को हत्या की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फिनलेस। तो बिस्मार्क का जर्मनी के साथ चांसलर, ये भी गलत है। इस सम्राट केजर विलियम का शासक बनना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरोजेबा में हत्या, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का पूछा है तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फिनलैंड की बोस्निया की राजधानी सेरेवा में 28 जून इतना को की गई हत्या। यानी कि क्या था? आगे में क्या था? आगे में था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फिनलैंड। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फिनलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है? यानी मानचित्र में जो नीला रंग होता है उनको किस भाग से हम दिखाते हैं? उनको जल से बोलते दिखाते हैं, यानी कि नीला को तो जल से दिखाते हैं क्योंकि नीला वाला भाग क्या रहता है? जल रहता है। उसके बाद है कि भूरा रंग जो है उसके द्वारा पर्वतों को, पीले रंग के द्वारा पठारों को तथा हरे रंग के द्वारा मैदानों को दिखाया जाता है। ये तो आपका नीला रंग का पूछे तो बता दिया। पर उसके बाद अगर जो और भी कोनो क्वेश्चन आ जाए जैसे कि पर्वतों को भूरा रंग द्वारा पर्वतों को दिखाया जाता है, यानी कि जो पर्वत है इसको भूरा रंग, किससे? भूरा रंग। और उसके बाद है जल को तो दिखाते हैं किसमें? नीला रंग में। उसके बाद है पठार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भूरा। पर्वतों को पीले रंग द्वारा पठारों को दिखाया जाता है। पठार को किससे? पीले रंग। किससे? पीले रंग के द्वारा पठारों को दिखाया जाता है। उसके बाद और मैदानी को दिखाया जाता है हरे रंग से, यानी कि हरे रंग ऑप्शन में तो लगता है कि नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो हरे रंग से किसको दिखाता है? तो हरे रंग से दिखाते हैं मैदानी की शिखर को। मैदानी शिखर को हरे रंग से दिखाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया बच्चों। आज के लिए यहाँ तक पूरा हो चुका है। आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।